मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक पेज से जुड़कर लाइव के माध्यम से बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास करती है आ रही है। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत से महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से गांवों का विकास 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 जैसे कई महत्वपूर्ण योजना गांवों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए चलाए हैं। राज्य सरकार के संकल्प के हिसाब से 29-30 विभाग है जो ग्रामीण इलाका में काम करती है, गांवों के विकास में लगी रहती है। वो विभाग विभिन्न मंत्रालय के हिसाब से अलग अलग अधिकार सभी विभागों को दिया गया है, पंचायती राज के माध्यम से करना है। एक तरह से यह बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पानी की जो समस्या है पीएचडी विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग संपूर्ण रूप से पंचायती राज के जवाबदेही पर बिहार सरकार ने छोड़ दिया है। बिहार सरकार संसाधन उपलब्ध कराती है। गांव के विद्यालय में यदि शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो समझ लीजिए वहाँ का ग्राम पंचायत फेल है। ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। गांवों के अंदर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में कमजोरी है, एएनएम गांवों में नहीं घूमती है, आशा कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तो समझ लीजिए वहाँ न वार्ड सभा हो रहा होगा, न ग्राम सभा होता होगा। ग्राम पंचायत एक तरह से सक्षम नहीं है। राज्य सरकार दोषी तब है जब गांवों में एएनएम नहीं है। राज्य सरकार दोषी तब है जब विद्यालय में शिक्षक नहीं है, संसाधन की कमी है, पोषाहार की कमी है, बच्चों को ड्रेस नहीं मिलता हो, साइकिल नहीं मिलता हो, पोशाक वगैरह वगैरह जो सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिहार सरकार पर आप अंगुली उठाइए। लेकिन जब ये सभी संसाधन मिल रहा है, गाँव के अंदर शिक्षा ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए ग्राम पंचायत वहाँ पंचायत सरकार जो है एक तरह से फेल कर गया है। तो जब तक पंचायत सरकार पंचायत प्रतिनिधि को समझने से नहीं होगा, बिहार के आम लोगों को समझना होगा। आम लोग भी आलसी होते जा रहे हैं, कहने में कोई संदेह नहीं है। सुविधा भोगी हम होते जा रहे हैं। विकासशील पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव कर देने से नहीं होगा, वार्ड सभा में जाना होगा, ग्राम सभा में जाना होगा। हो सकता है कि इसके प्रति लोगों की रुचि घटी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक धीरे धीरे प्रयास करना होगा, तब जाकर के जागरूकता आएगी। इसको लेकर हम वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद के सभी अधिकारों को, कर्तव्यों को, जनप्रतिनिधियों के क्या क्या अधिकार है, इस पर हम चर्चा करते रहे हैं। आज का जो विषय है उसको आगे हम बढ़ते हैं। पंचायत समिति में कल हमने चर्चा किया था कि इसके कार्यालय का निरीक्षण कौन कर सकता है, कौन पदाधिकारी कर सकते हैं, पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, इसकी चर्चा हम अभी लगातार ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति में निरीक्षण, और आज हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति के कार्यकलापों का जांच कौन पदाधिकारी करेंगे, इसका पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन। मुख्य रूप से कि आम जनता को यदि शिकायत है किसी पंचायत समिति के किसी सदस्य से, प्रमुख से, उप प्रमुख से या उसके अधीन जो पदाधिकारी हैं, अगर किसी बात को लेकर आम जनता में असंतुष्टि है तो उसके लिए लोग पदाधिकारी के यहाँ आपत्ति दर्ज करते हैं। तो कहाँ जाएंगे, यह विषय है। तो इसके लिए पहला कह रहा है कि अगर आम जनता को कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए जिला के कलेक्टर सक्षम पदाधिकारी हैं। जैसे ग्राम पंचायत में भी जिला अधिकारी ही सक्षम पदाधिकारी थे, उसी प्रकार से पंचायत समिति में भी एक ही पदाधिकारी सक्षम है, वह है डीएम, कलेक्टर।
इसके लिए अधिकृत है कि किसी आम जनता को कोई शिकायत है तो वह सीधे जिलाधिकारी को आवेदन दे करके और जिस विषय पर शिकायत हो वह विषय स्पष्ट रूप से लिख करके ये देना होगा। दूसरा कह रहा है पंचायत समिति से संबंधित किसी भी कार्यकलाप का जांच, क्योंकि सक्षम पदाधिकारी जब डीएम है तो किसी भी कार्यकलाप की जांच जिला दंडाधिकारी के लिखित आदेश के बिना नहीं की जाएगी। जिला दंडाधिकारी को जब आपत्ति आप देंगे तब जब वो आदेश देंगे तभी वह जांच किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तीसरा, जिला दंडाधिकारी केवल कार्यकलापों की जांच का आदेश दे सकेंगे जिनमें उन्हें पंचायत समिति के प्रमुख है या उप प्रमुख या सदस्यों या कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करने। जैसे अधिनियम में जो अधिकार दिया गया है, अगर प्रमुख उप प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, सरकार या सक्षम प्राधिकार के निर्देशों का अवहेलना करते हैं, सरकार का कोई निर्देश है उसको पालन नहीं करते हैं, या उनको छोड़ देने या वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त हुई हो, ऐसी कोई जांच सीधे जिला दंडाधिकारी को प्राप्त शिकायत पत्र या क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो निरीक्षण करते हैं, इस क्रम में यदि कोई शिकायत आई हो तो उस पर डीएम जांच का आदेश दे सकते हैं। तो अस्पष्ट और भ्रामक यदि आरोप हो, माने कोई आपत्ति आम पब्लिक करता हो, अगर डीएम के नज़र में लगता हो कि इसमें कोई जान नहीं है, भ्रामक है, वैसा ही लिख दिए हैं, तो इस स्थिति में कलेक्टर उस जांच का आदेश देने से बच सकते हैं। यानी डीएम को पूरी तरह से संतुष्ट होना है कि पंचायत समिति के प्रमुख उप प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकलापों पर कोई आपत्ति उठाई गई है तो इसमें हो सकता है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित की बात हो तो वह जांच का आदेश नहीं देगा। चूंकि पंचायत समिति एक ब्लॉक की सरकार है, एक जवाबदेह पद है, इसलिए डीएम वहां सोच समझ करके जांच का आदेश देंगे। चौथा कह रहा है जिला दंडाधिकारी अपने जिला के भीतर किसी भी पदाधिकारी जिन्हें वह उचित समझे किंतु जो अनुमंडल पदाधिकारी से अनुन्य पंक्ति का हो के द्वारा जांच करने का आदेश दे सकेंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला दंडाधिकारी आयुक्त की सहमति से प्रमंडलीय स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक, ये कह रहा है कि अब तो डीएम के पास तो बहुत काम है, विश्लेषण में समझ लीजिए। अब डीएम को कोई आवेदन जांच के लिए देता है प्रमुख उप प्रमुख के खिलाफ में या वित्तीय अनियमितता के खिलाफ में, तो डीएम अकेला कहाँ जाएंगे। तो कानून में दे दिया कि वो आदेश दे देंगे अनुमंडल पदाधिकारी से ऊपर के पदाधिकारी होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी से नीचे के लोग पंचायत समिति का जांच नहीं कर सकते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दे सकते हैं, एसडीओ को दे सकते हैं, या उप निदेशक जो प्रमंडलीय कमिश्नरी में बैठते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, लेकिन कमिश्नर के आदेश से वह भी जांच कर सकते हैं। पांचवा, ऐसी जांच करने वाला पदाधिकारी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 जो है उसके अंदर गवाहों की उपस्थिति कराना या सिविल न्यायालय की जो शक्ति होती है वह प्रदत्त होगी। ये बहुत हार्ड विषय है। सिविल न्यायालय की शक्ति जब प्रदत्त होगी तो आपको एक बार याद होगा कि हमने बताया था धारा 18(5), धारा 44(4) और धारा 70(5) जिसका जिक्र हमने किया था। तो इस धारा में क्या है कि प्रमुख उप प्रमुख को दोषी पाए जाने के आधार पर ये सिविल न्यायालय की शक्ति जो इन्वेस्ट होगी उनको पद से हटा दिया जाएगा, और इस तरह से जब हटाया जाएगा तो फिर उस टेन्योर में जो 5 वर्ष का टेन्योर है उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। काम करने में सक्षम नहीं है, इस तरह से हटाया जाएगा तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 1908
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के हिसाब से लोक प्रहरी की नियुक्ति करके यदि हटा दिया जाएगा तो शेष अवधि के लिए प्रमुख उप प्रमुख भी उस कार्यकाल में 5 वर्ष में आप चुनाव के भी पात्र नहीं होंगे। तो ये बड़ा मजबूत विषय है यह कानून प्रमुख उप प्रमुख को दंडित करने के लिए। तो इसलिए जो है पदाधिकारियों के पास में जो शक्ति है कलेक्टर को, उस शक्ति का प्रयोग जो है न जांच हो रहा है और न निरीक्षण हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। पदाधिकारी सब अपने कार्यालय से बैठ करके डेली का जो रूटीन वर्क है वही हो रहा है। स्थल वेरिफिकेशन, स्थल का निरीक्षण, स्थल पर जाकर जांच और उनका पर्यवेक्षण, अनुसरण, मार्गदर्शन, ये सब बंद हो गया है। छठा, जांच पदाधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले सभी संबंधित कागजातों की भलीभांति जांच करेंगे। अगर उनको जरूरत होता है कि यह कागजात को हमको जब्त कर लेना है तो लिखित के आधार पर उस कागजातों को जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की जवाबदेही जो जब्त करने वाले पदाधिकारी हैं उनकी होगी। ये 6 में कह रहा है। 7 में कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई आदमी पंचायत समिति के द्वारा सड़क निर्माण चल रहा है और सड़क निर्माण में अनियमितता है, ईंट का प्रयोग गलत हो रहा है, पीसीसी है तो बालू का और गिट्टी का प्रयोग, सीमेंट का प्रयोग गलत हो रहा है, थिकनेस कम है, तो इस स्थिति में जो पदाधिकारी के पास, कलेक्टर के पास कोई आम जनता शिकायत करता है कि पंचायत समिति जो है अमुक योजना में बड़े पैमाने पर लूट मचाई हुई है, तो कलेक्टर जो जांच देंगे, तो जांच पदाधिकारी जो आएंगे, तो वो जांच पदाधिकारी तो भाई टेक्निकल डिग्री लेकर नहीं आए हैं, वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो उसमें से अनुमंडल स्तर के यानी एसडीओ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वह मांग कर सकते हैं। तो इस तरह उनके साथ एक टेक्निकल अफसर रहेगा एसडीओ स्तर का। तो टेक्निकल एसडीओ जब होंगे तब वह जांच करेंगे, तब न वो जानेंगे कि बालू, सीमेंट, गिट्टी, थिकनेस क्या चीज़ कम है। तब उस तरह का जांच प्रतिवेदन जो तैयार होगा उसमें दोनों आदमी का हस्ताक्षर होगा। जो जांच पदाधिकारी होंगे सो और टेक्निकल अफसर होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वह जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। ये कह रहा है। जांच पदाधिकारी इस बात को दृष्टिपथ में रखेंगे कि योजनाओं या स्कीमों को कार्यान्वित करने में जो सरकारी विभाग जो नियम बनाती है वह सब लागू होगा। निविदा हो या खरीदना हो, गुणवत्ता हो, नियंत्रण हो, टेक्निकल स्वीकृति हो, लेखा संपरीक्षा, पर्यवेक्षण, ये सब काम करेंगे जो ऑल डिपार्टमेंट में लागू होता है। उसके आधार पर उस योजनाओं का जांच करके जांच प्रतिवेदन यह भेजेंगे। विकास योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य, विकास योजनाओं का दक्षतापूर्ण और मित व्यय निष्पादन के प्रयोजनार्थ निरीक्षण पदाधिकारी यदि किसी पंचायत समिति या उसके अधीन किसी पदाधिकारी की टेक्निकल मार्गदर्शन की जरूरत होगा वो भी देंगे। सुधार के लिए भी मौका देना है, सहायता देना है तो वो भी देंगे। हर हालत में गुणवत्तापूर्ण उस योजना को संपन्न करने की जवाबदेही जो जांच करने जाएगा, ऐसा नहीं है कि फांसी लगाने जाएगा। कह रहा है कि यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो उसको सुधार करने के लिए भी कह सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपने अधिकारिता के भीतर पंचायत समितियों से संबंधित कार्यकलापों का जांच शिकायत पत्र प्राप्त होने पर, अब जैसे जिला पंचायती राज अपने कार्यालय में बैठे हैं अनुमंडल पदाधिकारी, अब बहुत लोग थोड़े पहुंच पाता है कलेक्टर गया मिलने, कलेक्टर नहीं मिले तो अनुमंडल पदाधिकारी को दे दिया आवेदन कि हुजूर ऐसे ऐसे गड़बड़ी है, तो वो आवेदन ले लेंगे, लेकिन इसकी सूचना डीएम को दे देंगे और तब जांच में निकलेंगे। और जांच में जो पाया जाएगा उनको कार्रवाई नहीं करना है, उनको डीएम को लिख देना है। बीच रास्ते में भी अगर एसडीओ जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय में कोई आपत्ति दे देता है तो बिना डीएम की सूचना को आप जांच करने नहीं जा सकते हैं, ये कह रहा है। और चले भी जगह तो सूचना दे के चिट्ठी लिख दीजिए कि ऐसे ऐसी जनता की शिकायत प्राप्त हुई, हम यहाँ जा रहे हैं, और जांच प्रतिवेदन डीएम को भेज दीजिए।
उस पर कलेक्टर ही निर्णय लेंगे क्या कार्रवाई करना है। किसी भी शिकायत से संबंधित कोई जांच शिकायत प्राप्ति के यथासंभव 2 महीना के भीतर पूरा किया जाएगा। जांच हुआ और 2 महीना के भीतर जो है जो भी शिकायत होगा उसको पूरा करना है। जांच प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी उसका परीक्षण कर मामले की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपना मंतव्य गठित करेंगे एवं पंचायती राज विभाग को अपना प्रतिवेदन भेज देंगे। अधिनियम की धारा 152(5) के अधीन लोक प्रहरी तंत्र प्रवृत्त हो जाने के पश्चात उक्त जांच प्रतिवेदन लोक प्रहरी को विचार और समुचित निर्णय हेतु समर्पित किया जाएगा। अब लोक प्रहरी नियुक्ति हो जाए तब तो फांसी ही है, इसलिए थोड़ा इसको कह रहा है कि फिर एक बार विचार करने के लिए लोक प्रहरी नियुक्ति पर उनको भेजा जाएगा। सरकार अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समय समय पर किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा भी पंचायत समिति के कार्यकलापों की जांच करा सकती है। ये सब के बावजूद राज्य सरकार में अगर कोई चला जाता है तो राज्य सरकार भी स्वतंत्र है, वो तो है ही, इसमें कहने की बात है। अब मिनिस्टर के यहाँ कोई चला जाए, विभागीय कमिश्नर के यहाँ चला जाए तो वहीं से टीम गठित करके जांच करवा लेगी और जरूरत के हिसाब से वह धारा 18(5), 44(4), 70(5), 18(5) है मुखिया उप मुखिया के लिए और 44(4) प्रमुख उप प्रमुख और 70(5) है जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए और धारा 160 है संपूर्ण ग्राम पंचायत, माने वार्ड सदस्य और मुखिया सब खत्म, पंचायत समिति प्रमुख सहित सब खत्म, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला परिषद खत्म। धारा 160 में यदि जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत अनियमितता में पकड़ी जाती है तो सब खत्म होगा। लेकिन सिर्फ एक पद पर अगर जो है गड़बड़ी है, कोई मुखिया बहुत गड़बड़ी कर रहा है, हर हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के नियमों को छेड़छाड़ करता है, तो धारा 18(5) में समाप्त किया जा सकता है वहां मुखिया पद को, फिर चुनाव होगा। तो ये व्यवस्था है कानून में। एक तरह आपको काम करने का भी छूट है, दूसरे तरफ अगर आप कामों के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आप पर कार्रवाई करने के लिए भी कानून बना हुआ है। इसलिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिहार में आप काम करने के लिए चुनाव जीते हैं, जनता से वादा करके चुनाव जीते हैं, उस संकल्प को हम सबको पूरा करना चाहिए। अगर उस संकल्प को आप पूरा नहीं करते हैं तो सरकार के पास जो है एक कानून बना हुआ है, आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। लेकिन बिहार के पदाधिकारियों से निश्चित रूप से हम लोगों का थोड़ा सा शिकायत जरूर है कि ये लोग ग्राम पंचायतों का ना निरीक्षण कर रहे हैं, पंचायत समिति का भी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। कल जिला परिषद की चर्चा हम करेंगे। जिला परिषद का जो है निरीक्षण कौन कर सकते हैं और उनके कार्यकलापों का जांच कौन कर सकते हैं। तो एक कल और परसों 2 दिन जिला परिषद की हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के पदाधिकारियों को जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो अपने अधिकारों के प्रति कार्यालय में बैठ करके कार्यों का संचालन कर रहे हैं। यही कारण है कि ज़मीनी हकीकत उन तक नहीं पहुंच रही है और बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर आज भी अपने कार्यों को लेकर के भटकाव के शिकार हो गए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों का विकास कर रही है, लगातार करने का प्रयास भी हो रही है, लेकिन जितना सरकार आशा कर रही है कि गांव में रहने वाले लोगों का हम विकास करें, वह विकास बहुत तेजी से पहुंचने के बजाय पदाधिकारियों को सिर्फ कार्यालय में बैठने से, निरीक्षण करने नहीं जाने से, जांच करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। इसी कारण जो है थोड़ा पंचायत प्रतिनिधि कहीं न कहीं भटकाव के शिकार हो जाते हैं और दलाल और बिचौलिया का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। यही भ्रष्टाचार है। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पंचायत सरकार का गठन किया गया था और पंचायत सरकार के गठन के बावजूद भी अगर भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य की सरकार बहुत दोषी इसलिए नहीं है कि उन तक यदि आप शिकायत पहुंचाते, अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद पर, तो सरकार दोषी थी। लेकिन यदि गांवों के अंदर
एक उदाहरण काफी है कि शिक्षा व्यवस्था फेल है, तो उसका मूल कारण है कि पंचायत सरकार फेल है। तो इस पर गांव के लोगों को भी जगना पड़ेगा। सरकार ने कई अहम कानून बनाया था जिसकी चर्चा मैं पहले भी किया था, लेकिन 2 दिनों के ठीक बाद, कल और परसों जिला परिषद की चर्चा के बाद जब विभागीय चर्चा हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक विभाग उठाएंगे कि शिक्षा विभाग पर चर्चा करना है, तो शिक्षा विभाग में कितना काम सरकार कर रही है। तो एक शिक्षा विभाग की चर्चा 7 दिन 8 दिन से 5-7 दिन से तो कम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा समिति क्या है, विद्यालय शिक्षा समिति क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या है, उसमें कौन योजना चलती है, तो पोशाक क्या है, तो साइकिल क्या है, तो ये कई बात है। तो एक एक विभाग का चर्चा हम करेंगे कि किस विभाग में वार्ड सभा में क्या करना है, ग्राम सभा में क्या करना है, पंचायत समिति में क्या करना है। बहुत बारीकी से इसको प्रतिदिन समझने की जरूरत है। अभी तो मैं कानून की चर्चा कर रहा हूँ। कानून की चर्चा करने में हमको लगता है कि 15 दिसंबर से हम चल रहे हैं और 15 दिसंबर से लगातार सुबह 7:30 बजे हूँ, तो आप जोड़ लीजिए कि हमको लगता है कि 2 महीना 4-5 दिन हो गया, 2 दिन और लगेगा। कानून पर बहुत सा भी मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं तो 3-4 महीना लगेगा। अब फिर 1-आध महीना विभाग पर हम लोगों का चलेगा, ये चलता रहेगा, तो प्रक्रिया है। तब तक फिर 15 अप्रैल से वार्ड सभा आ जाएगा, तो फिर हम याद कराएंगे बिहार में आम लोगों को कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वार्ड सभा करना है। क्योंकि हम संकल्प लिया है कि बिहार के प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक 3 माह पर, हर 3 माह पर वार्ड सभा हो, हर 3 माह पर ग्राम सभा हो। इसकी जन जागरूकता है ना। अब आज बोलकर छोड़ दिया जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लोग भूले नहीं, इसीलिए जितनी भी स्वयंसेवी संस्था है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, आम लोगों को सबको लगना पड़ेगा, तब जाकर के वार्ड सभा के प्रति लोग जागरूक होंगे। ये सब हम बोल रहे हैं, सभी बोलना तब महत्व रखता है। ये जितना मोटा मोटा ये किताब से हम देख करके बात करते हैं, तो ये सब किताब का मतलब तब निकलेगा। पूरी रिसर्च मैं किया हूँ। वार्ड सभा नहीं होगा, ये सब खत्म। वार्ड सभा होगा तभी जाकर के यह जमीनी हकीकत की पता लगेगी, जमीन पर बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सिर्फ एक मूल मंत्र जो भी हमको फॉलो करते हैं, आप एक ही मूल मंत्र ले लीजिए और निश्चित रूप से इस पर डिबेट करना चाहिए हमसे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोल भी सकता हूँ। समय भी थोड़ा अब समाप्त हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो हम विश्लेषण उसका करेंगे, तो ज़्यादा आपको माइंड क्लियर होगा। लेकिन बाकी तो आप समझ ही रहे। इसलिए जो कंक्लूड है सभी एक्ट का, सभी विभाग का, उसका एक ही जड़ है, वार्ड सभा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जितनी भी आभार प्रकट करें बिहार के लोग, वह कम होगा। तो उन्होंने एक बड़ा मजबूत हृदय से, हिंदुस्तान का पहला राज्य बना था, इसके बाद मध्य प्रदेश ने इसका अनुसरण किया था, कई राज्यों ने इसका अनुसरण करना प्रारंभ किया है कि वार्ड सभा तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ग्राम सभा का एक छोटा भाई नीतीश जी ने बना दिया वार्ड सभा, और वार्ड सभा को हम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। गाँव के लोगों को इसके प्रति एक तरह से सनक जाना चाहिए, अपने अपने वार्ड को बैठा करके समझाना चाहिए कि भैया आपको इसमें क्या क्षति है, आप वार्ड सभा क्यों नहीं लगाते हो। वार्ड सभा को, वार्ड सदस्यों को दलाल और बिचौलिया जो होते हैं ना गांव के अंदर, हर गांव में 2-4 दलाल होता है, तो दलाल सबको परेशानी हो जाएगा, ये जरूर है, इसमें कोई नो डाउट। वार्ड सभा जब होगा, लेकिन वार्ड सदस्य की तो पर्सनालिटी बढ़ जाएगी। तो वार्ड सदस्य के कान में वो जाकर सिखाता है कि जब वार्ड सभा करिएगा तो गांव का लोग तो जान जाएगा कि कितना पैसा आता है, कैसे योजना का चयन करना है। वृद्धा पेंशन जान जाएगा जी, यहीं लिखवा देंगे तो मिल जाएगा। वो विधवा पेंशन यहीं लिखवा देगा, मिल जाएगा। आपको दाखिल खारिज नहीं हो रहा है जमीन का, वार्ड सभा में उठा देगा तो काम उसका हो जाएगा। दाखिल खारिज में 10,000 20,000 मांग रहा है कर्मचारी, ये शिकायत रहती है अक्सर। हाँ, तो वो वार्ड सभा में बोल देगा।
यानी वार्ड सभा ऐसा साधन है कि गया 10 मिनट, वार्ड सभा लगा हुआ, अपनी बात कहा, फिर अपने काम में निकल गया। तो वार्ड सभा तो एक दिन में समाप्त होने वाला चीज नहीं है। वार्ड सभा लगाना चाहिए वार्ड सदस्य को 10 बजे से 4 बजे तक। फिर कहना चाहिए कुछ लोग अगर छूट गए हो तो फिर कल 10 बजे से 4 बजे तक हम बैठेंगे, आइए अपनी समस्या को बताइए। तो जब समस्या हो गया तब ना उसका निदान करिएगा ग्राम पंचायत में बैठ करके। तो वार्ड सभा जितना ही समस्या आएगा, वार्ड सदस्य का उतना ही हिम्मत बढ़ेगा, उतना उसको आनंद आएगा, उतना उसको काम मिलेगा। तब प्रखंड में या पंचायत के मुखिया के यहाँ जाएगा तो सब लोग उससे डरेगा कि भाई इसके पास तो बहुत अच्छा अच्छा विषय निकाल करके लाया है। तो ये वार्ड के सदस्य को मैं जगाता हूँ पूरे लाइफ में। हम वार्ड सदस्यों को प्रति मैं खड़ा रहता हूँ। वार्ड सदस्य, लेकिन जितना हम वार्ड सदस्यों को मदद करना चाहते हैं उतना वार्ड सदस्य अभी हमको समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन वार्ड सभा लगना शुरू हो जाएगा, सुभाष कुशवाहा को देखिएगा, बिहार के वार्ड सदस्य खोजते भूलेगा। लेकिन उनको समझना पड़ेगा, वार्ड सदस्यों को हम जैसे जागरूक लोग हैं गाँव में, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वार्ड सदस्यों को अकेला में बुलाइए, अकेला में उसकी किताबों को अध्ययन करवाइए और वार्ड सदस्य से आग्रह कीजिए, भैया जड़ में आप ही हैं। जिस मकान का नींव मजबूत नहीं होगा वह मकान मजबूत नहीं बनेगा। नींव मजबूत होता है तो मकान भी मजबूत होता है। इसलिए नींव तो वार्ड सदस्य है। अब आप वार्ड सभा नहीं लगाइएगा, बेटा बेरोजगार है पढ़ लिख करके, उसको रोजगार चाहिए, तो रोजगार चाहिए तो कहाँ जाएगा? तो वार्ड सभा में न लिखाएगा कि हम बेरोजगार हैं, तो वार्ड सभा से ग्राम सभा में जाएगा, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में, पंचायत समिति से जिला परिषद में, जिला परिषद से जिला योजना में जाएगा। तब ना जिला की बजट बनेगी कि हमारे यहाँ कितना बेरोजगार है। तब कलेक्टर और वहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष बैठ करके तय करेंगे। सभी डिपार्टमेंट में बैंकर्स को बुलाया जाएगा, DRDA की बैठक होता है, वहाँ पर जो है LU बैठते हैं, ये सब LDM बैठते हैं। LDM के साथ जो है सभी बैंकर्स के चेयरमैन को बुलाया जाएगा, और कितना लोन देना है, कितने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से देना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से देना है, अल्पसंख्यक वित्त निगम से देना है, अनुसूचित जाति वित्त निगम से देना है, काहे नहीं दे रहे हो? तो ये तो जड़ पकड़ा ही नहीं रहा। इसलिए हमने पकड़ कर कहा वार्ड सभा के प्रति आप जितना संभव हो हर पंचायत में एक जगह करिए ना। हम खुद उदाहरण है, हमारा ही वार्ड सदस्य जो है फर्जी वार्ड सभा कर दिया, तो हमने तुरंत अविलंब जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दिया कि मैं रोज सुबह 7:30 बजे बिहार के लोगों को जगाता हूं, हमारा ही वार्ड सदस्य जो है जाली कर दिया। तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अफसर लगा के जांच करवाए और सही पाया गया, और उसको हम शुभकामना बधाई देना चाहते हैं उस प्रखंड विकास पदाधिकारी को। उन्होंने कहा कि बाप रे, आप इतना बात को बोलते हैं और आप ही का वार्ड सदस्य जुल्म कर दिया। उन्होंने रद्द कर दिया उस वार्ड सभा को। तो ये 3-3 महीना पर करना है ना। हम कहा था प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कि इस 3 महीना में तो ये जाली कर लेंगे, लेकिन अगला 3 महीना में जो वार्ड सभा होगा, गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि में हम रद्द करवा देंगे। तब क्या होगा? इसलिए वार्ड सदस्यों को जगाइए। उन लोगों को मैं हिम्मत के लिए भी प्रशंसा करता हूं। चलिए कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।